गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जल्दी से आप सब ज्वाइन कर लीजिए। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो पिछली दो क्लासेस में हम बेसिक इंट्रोडक्शन डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने डिस्कस किया कंप्यूटर क्या होता है, कितने कंपोनेंट्स होते हैं, इनमें कौन कौन से डिवाइसेस का इस्तेमाल होता है, आउटपुट डिवाइस क्या है, कौन से टाइप के आउटपुट डिवाइस होते हैं, कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, इसमें एएलयू सीयू इस तरह के जो कंपोनेंट्स हैं उनका क्या काम होता है, किस पर्पज से इस्तेमाल करते हैं। प्लस हमने डिस्कस किया था कि जितने भी आउटपुट डिवाइस है उसके बारे में अलग अलग हमने डिस्कस किया। तो ऑलमोस्ट हमने मेमोरी के बारे में डिस्कस किया। तो ऑलमोस्ट जो फंडामेंटल टॉपिक्स हैं वो हम सब डिस्कस कर चुके हैं। आज से आपके सिलेबस में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, और यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो इसको हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपके जो सिलेबस है उसमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करने से पहले हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में समझते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, किस पर्पज से इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप लोग एक बार चैट सेक्शन में बताइए कि आवाज प्रॉपर आ रही, फिर इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। और जिन लोगों ने लाइव क्लास ज्वाइन नहीं किया है, रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिक सेव हो जाएगी। क्लास के 1 से 2 घंटे बाद ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग सेव हो जाती है, तो बाद में आप कभी भी देख सकते हैं। प्लीज एक बार चैट सेक्शन में बताइए कि आप प्रॉपर आवाज आ रही है। चलिए, थैंक यू सो मच। स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, जब हम टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर डिस्कस कर रहे थे उस टाइम पे भी हमने इसके बारे में बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली होता क्या है। एक बार फिर से यहाँ पे देखेंगे, अब डिटेल में जानेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? क्या होता है ये? एक टाइप का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यह सिस्टम सॉफ्टवेयर का टाइप होता है। इसका बेसिक यूज क्या है? इसमें देखिए, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसका काम क्या होता है? यूजर और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड करना। मीन्स अगर आप अपने मोबाइल फोन को यूज करना चाहते हैं तो आपके मोबाइल फोन में क्या होना चाहिए? एक ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। जैसे एंड्रॉइड का फोन यूज करें तो एंड्रॉइड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि आपके मोबाइल फोन पे इंस्टॉल्ड है। इन केस अगर आपके मोबाइल फोन से एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम डिलीट कर दिया जाए तो आप उससे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप ना तो उसे कॉल कर पाएंगे, ना उसे टेक्स्ट मैसेज कर पाएंगे, ना आप व्हाट्सएप यूज कर सकते हैं, ना ही आप यूट्यूब या अदर किसी प्लेटफॉर्म को यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करता है। किसके बीच में? यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करने का काम करता है। मींस अगर कोई यूजर किसी मशीन को यूज करना चाहता है तो उस मशीन के अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, तभी हम उसे यूज कर पाएंगे। दूसरा, जितने भी हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं उन सभी को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। जैसे आप अपने मोबाइल फोन पे व्हाट्सएप यूज करना चाहते हैं, यूट्यूब यूज करना चाहते हैं, या किसी अदर एप्लीकेशन को यूज करना चाहते हैं, तो आपके मोबाइल फोन पे पहले से एक ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, तभी आप इसको यूज कर पाएंगे। तो अगर हम मोटे तौर पे समझते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करता है। प्लस ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसमें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन कर सकते हैं या इंस्टॉल करके उनको हम यूज कर सकते हैं। इस डायग्राम के माध्यम से समझिए। देखिए, यहाँ पे इस डायग्राम में सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी कि ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली है क्या। सबसे पहले क्या होता है? हमारा हार्डवेयर होता है। इसके बाद क्या होता है? इस हार्डवेयर पे हम ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर देते हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। जब आपके सिस्टम पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड होगा तभी आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास एक कंप्यूटर है और उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं है, तो आप उसमें क्या एमएस ऑफिस यूज कर सकते हैं? नहीं यूज कर पाएंगे। क्या उसमें हम ब्राउजिंग कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें इस हार्डवेयर को चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। जब ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, इस ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर हमारी मशीन में ऑपरेटिंग सिस्टम है तो यूजर इसके साथ में इंटरेक्ट कर सकता है। यहाँ पे नीचे की तरफ देखिए, ये जो यहाँ पे कट बना हुआ है, मींस जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं तभी हम यूज कर सकते हैं जब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा और उस पर हम इंस्टॉल करेंगे। डायरेक्टली हम चाहें तो ऑपरेटिंग सिस्टम से भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। ये ग्रीन वाला जो पोर्शन है वो किसके लिए है? यूजर के लिए है। एक बार इसको हम रफ करते हैं तो क्लियर आपको समझ में आएगा। अब देखिए, यहाँ पे इस डायग्राम को अच्छे से समझिए। ये ग्रीन वाला पोर्शन किसके लिए है? यूजर के लिए है। मीन्स यूजर डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट कर सकता है
और ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से भी इंटरेक्ट कर सकता है। बट अगर आप किसी हार्डवेयर कंपोनेंट को यूज करना चाहते हैं तो वहां पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, तभी आप उस मशीन से इंटरेक्ट कर पाएंगे। अगर आपके सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, आपकी मशीन में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो वो एक जस्ट डब्बा है, उसको आप यूज नहीं कर सकते हैं। कितना भी महंगा लैपटॉप ले आइए, उसमें से अगर ऑपरेटिंग सिस्टम निकाल दिया जाएगा तो आप उससे कोई भी छोटा से छोटा टास्क भी नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, आप कुछ पीडीएफ हम जल्दी प्रोवाइड करेंगे जो प्रिंटेड के लिए अलाउड होगा। आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, आने वाली जो कुछ क्लासेस हैं उसके बाद हम जो नोट्स प्रोवाइड करेंगे उसमें हमको डाउनलोड अलाउ कर देंगे। तो आई होप समझ में आ गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। अब इसके बारे में थोड़ी और बेसिक इंफॉर्मेशन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, हम यहाँ पे हर एक टॉपिक को डीप लेवल में कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसा नहीं कि बहुत बेसिक बेसिक से क्वेश्चन आ जाएंगे। तो इसको हम बहुत अलग अलग लेवल से, स्पेशली हम एपीएस के सिलेबस को देखते हुए अलग से नोट्स बना रहे हैं उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग, और जो प्रीवियस एग्जाम्स हुए हैं उसके पैटर्न को देखते हुए हमने यहाँ पे पूरे नोट्स प्रिपेयर किए हैं। तो कहीं ना कहीं इससे आपको डायरेक्ट एग्जाम में बेनिफिट जरूर मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत कब से हुई। कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में आप जानते होंगे, 5 जनरेशन होती हैं। पहली जनरेशन में क्या यूज किया गया था? वैक्यूम ट्यूब। और सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए एक लैंग्वेज यूज की जाती है जो कि मशीन कोड था, मीन्स उस टाइम तक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप नहीं किया गया था। बात आती है सेकंड जनरेशन की, तो सेकंड जनरेशन में असेंबली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल स्टार्ट हो गया था। और उस टाइम पे कंप्यूटर में जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही थी वो क्या थी? ट्रांजिस्टर यूज कर रहे थे हम उस टाइम पे। वहीं से हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत होती है। हालांकि आपको मैक्सिमम बुक्स में ये लिखा हुआ मिलेगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन से हुई। उसके पीछे भी एक लॉजिक होता है, इस वजह से लिखा गया है। एक्चुअली जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी शुरुआत हो गई थी 1950s के आसपास। 1950 दशक के आसपास ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप कर लिया गया था। एक कंपनी है जनरल मोटर्स, आप सभी जानते होंगे, पॉपुलर कंपनी है। इस कंपनी ने जीएम ओएस नाम का एक ओएस डेवलप किया था। किस कंपनी के लिए? आईबीएम कंप्यूटर्स के लिए। आईबीएम ने अपना एक हार्डवेयर बनाया था, मीन्स एक कंप्यूटर डिजाइन किया था। उसके लिए इसने जीएम ओएस नाम का एक पहला ओएस डेवलप किया था, और यहीं से ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत होती है। बट ये सेकंड जनरेशन का ड्यूरेशन था। कौन सा ड्यूरेशन था? कंप्यूटर के सेकंड जनरेशन का ड्यूरेशन था। बट आमतौर पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत हुई कंप्यूटर के थर्ड जनरेशन से स्टार्टिंग हुई है इसकी। अब यहाँ पे पिक्चर्स के माध्यम से कुछ चीजें हम हाईलाइट करते हैं, वो देख लीजिए। जैसे 1956 में क्या हुआ? जीएम ओएस आया था जिसको जनरल मोटर्स ने डेवलप किया। फिर इसके बाद आईबीएम ने कुछ सीरीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किए, बट वो उतने पॉपुलर नहीं हुए थे। और ये कौन सा दशक था? 1960s के आसपास इन्होंने कई सारे सीरीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी मशीन्स के लिए इसने डेवलप किया था। फिर इसके बाद यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम आता है जो कि 1970 के आसपास या 1970 के दशक के आसपास इसको डेवलप किया गया। यूनिक्स भी काफी पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है, आज की डेट में भी इसको यूज किया जाता है, बट ये इंडस्ट्रीज में यूज होता है और ये प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम है और मोर सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है। अभी तक जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में है उनमें सबसे ज्यादा सिक्योर माना जाता है। इसी दौरान हमारे 1980 के आसपास, 1980 के दशक के आसपास पर्सनल कंप्यूटर को भी डेवलप करना स्टार्ट कर दिया गया था, और यहीं से ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज बहुत तेजी से बढ़ा है। एप्पल ने अपना सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था 1977 में। 1977 में ये कुछ चीजें आपको याद रखनी है क्योंकि यहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं, आ सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जिसने अपना सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया था उसका नाम है एमएस डॉस। एमएस मींस माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको डेवलप किया गया था 1981 1981 में इसने अपना सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया था। एक्चुअल में जो एमएस डॉस है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने डेवलप नहीं किया था, किसी एक रिसर्च ग्रुप ने, कुछ लोगों ने मिलकर एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था। और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का और आईबीएम के बीच में एक टाई अप हुआ था 1980 के आसपास, कि आईबीएम एक हार्डवेयर मशीन बना रहा था, मीन्स एक पर्सनल कंप्यूटर डेवलप कर रहा था, और उसके लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करना था वो माइक्रोसॉफ्ट को डेवलप करना था। बट
आईबीएम की मशीन रेडी हो चुकी थी और इनका ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार नहीं हुआ था। बिल गेट्स जो है उनको कहीं से पता चला कि एक कुछ रिसर्च ग्रुप है जिसमें कई सारे लोग हैं, उन्होंने एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप कर लिया है जैसे कि आपको रिक्वायरमेंट है, तो इन्होंने उनके साथ टाई अप किया और फाइनली इसका कॉपीराइट इन्होंने ले लिया। फिर उसको एमएस डॉस से इनिशियली इसका नाम कुछ और था, फिर इन्होंने क्या किया, उसको एमएस डॉस नाम से चेंज कर लिया, उसका कॉपीराइट ले लिया। फिर उसके बाद ये काफी दिनों तक बहुत पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम रहा। आईबीएम के ढेर सारी अलग अलग मॉडल्स की मशीन पे इसका इस्तेमाल किया गया और ये CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था। कैसा था? ये कैरेक्टर यूजर इंटरफेस था, मींस कमांड यूजर इंटरफेस था, इसमें कोई भी GUI का यूज नहीं किया गया था। अगर आपको सिस्टम यूज करना है तो हर एक प्रोसेस के लिए आपको कमांड्स लिखने पड़ते हैं। अगर आपको फाइल ओपन करनी है तो आपको कमांड लिखना पड़ता है। आज के डेट में क्या है, हम जाते हैं डबल क्लिक कर देते हैं, फाइल ओपन हो जाती है, बट MS डॉस में ऐसा नहीं था। अगर आपको फाइल यूज करनी है तो आपको उसका कमांड लिखना पड़ता। फाइल को सेव करना है तो कमांड लिखना है, फाइल को बंद करना है तो कमांड लिखना। ये सारी चीजें हम यहाँ पे CUI बेस्ड एक ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसको 1981 में डेवलप किया था, किसने? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। इसके बाद आता है 1991 और यहाँ से लाइनेक्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। लाइनेक्स अपने आप में बहुत पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है और सबसे अच्छी बात ये ओपन सोर्स है। और जबकि MS डॉस या फिर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या थे? प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम थे। इनको यूज करने के लिए आपको लाइसेंस परचेज करना पड़ता था, बट यहाँ पे ऐसा रिक्वायर्ड नहीं था। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स होने की वजह से इसका जो सोर्स कोड था वो पब्लिकली अवेलेबल था, कोई भी इसके सोर्स कोड को उठा सकता है और उसमें अगर चाहे तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बदलाव कर सकता है, कस्टमाइजेशन कर सकता है। इसी वजह से मार्केट में लाइनेक्स बेस्ड ढेर सारे ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल हैं, जैसे कि रेड हैट हो गया, लाइनेक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम जो मोबाइल फोन में यूज होता है ये भी लाइनेक्स बेस्ड होता है। प्लस उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है, काफी पॉपुलर है, ये भी लाइनेक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक कुबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम नाम से आता है। ऐसे ढेर सारे नाम के अलग अलग लाइनेक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है। रीजन ये है कि ओपन सोर्स है, फ्री में इसका कोड अवेलेबल रहता है, तो कोई भी इसको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बदलाव कर सकता है और उसके बाद उस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक नया नाम देके मार्केट में लॉन्च कर देता है। चलिए, रमेश पाल का एक क्वेरी है, देखते हैं क्या है। नहीं, यस, रमेश बताइए क्या क्वेरी आपकी, क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? प्लीज जब भी आप कॉल रिक्वेस्ट करते हैं या तो आप रेडी रहिए या फिर आपके पास एक जेन्युइन क्वेश्चन होना चाहिए, इससे पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है। चलिए, एक बार आप सब चैट सेक्शन में बताइए क्या आवाज आप सभी तक क्लियर पहुंच रही है, और प्लस अभी तक जितना भी एक्सप्लेन किया गया प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आ रहा है? प्लीज जल्दी से बताइए। अब देखिए, क्लास लाइव हो रही है तो बहुत कम लोग जुड़े हैं, एक भी दिन अगर किसी वजह से क्लास मिस होगी तो बहुत सारे लोग क्वेरीज करेंगे, सर क्लास क्यों नहीं हुई। चलिए प्लीज एक बार चैट में बताइए सब, आवाज क्लियर आ रही? बाकी जितना भी एक्सप्लेन किया वो सारा कुछ अभी तक क्लियर है? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया था, MS डॉस नाम का एक CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप कर दिया था, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम थी, क्योंकि इसको नॉन टेक्निकल लोग यूज नहीं कर सकते थे। क्योंकि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना है तो इसके लिए आपको ढेर सारी नॉलेज होनी चाहिए, आपको हर एक कमांड के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि इसको कैसे ऑपरेट करना है। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ता और सारी चीजें सीखनी पड़ती, जो कि आम यूजर के लिए चीजें पॉसिबल नहीं थी। तो आम पर्सन तक कंप्यूटर को पहुंचाना है तो उसको यूजर फ्रेंडली बनाना पड़ेगा, ताकि हर तरह का पर्सन उसको यूज कर पाए। तो यहाँ पे क्या होता है, इन्होंने एक नया टेक्नोलॉजी डेवलप किया, GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम इन्होंने डेवलप किया। हालांकि यहाँ पे विंडो 95 लिखा है, क्योंकि विंडो 95 एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसने तहलका मचा दिया था उस टाइम पे, क्योंकि इससे पहले भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च हुए थे, जो कि डॉस के बाद, MS डॉस के बाद जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आए हैं
वो सभी के सभी किस पे आधारित थे, GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित थे। और यहीं से माउस का काम स्टार्ट हो जाता है। मींस अब आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करने के लिए GUI मींस अपने माउस के माध्यम से अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेट कर सकते थे, यूज कर सकते थे, उसके ऑप्शंस तक पहुंच सकते थे। तो विंडोज 95 जो था, इसको 1995 में लॉन्च किया गया था। और ये अपने उस टाइम तक जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप हुए थे उनमें से बहुत पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम था। हालांकि आज के डेट की बात करें तो आज भी जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में अवेलेबल हैं उनमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला, यूज किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद 2008 आता है और यहाँ पे क्या हुआ, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप कर दिया। और इसका जो राइट है, मींस एक तरीके से ये डेवलपमेंट चलता है। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स है, फ्री है, हर किसी के लिए इस्तेमाल करने के लिए अवेलेबल है। बट इसकी जो देख रेख है, मींस इसकी जो डेवलपमेंट के जो ग्रुप्स होते हैं उनका जो फंडिंग होता है वो पूरा गूगल करता है। मींस एक तरह से गूगल अपने अंडर में इसको देखता है। और बट इसने फ्री कर रखा है, कोई भी कंपनी इसको फ्री में यूज कर सकती है, कोई भी यूजर फ्री में यूज कर सकता है, कोई भी लाइसेंस इनको रिक्वायर्ड नहीं है। इसके बाद कुछ और भी ओपन शिफ्ट या इस तरीके के कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप हुए बट इतने पॉपुलर नहीं हुए हैं। नीचे देखिए यहाँ पे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आया 90s में, 91 में, 95 में आ गया था 95। फिर यूनिक्स में भी कई सारे बदलाव हुए, इसमें भी सर्वर बेस्ड यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप कर दिया गया। स्मार्टफोन्स के लिए अलग से कुछ बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किए, जैसे iOS है, एप्पल कंपनी ने डेवलप किया अपने मोबाइल फोन्स के लिए। सैमसंग ने भी कई सारे ढेर सारे सिम्बियन या इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किए थे। तो ये एक बेसिक हिस्ट्री है जिसके बारे में थोड़ा सा पहले से आपको पता होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसके फंक्शन क्या है, ये क्या क्या काम करता है हमारे सिस्टम में, इसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहला क्या होता है, प्रोसेस मैनेजमेंट। हमारे सिस्टम में जो टास्क रन करते हैं, जैसे आपने क्या किया, आपने एक फाइल ओपन की, या आप एक वीडियो प्ले कर रहे हैं, या फिर एक ऑडियो प्ले कर रहे हैं, तो उसके बैकएंड में कई सारे टास्क चल रहे होते हैं जिसकी वजह से आपका वो टास्क कंप्लीट हो रहा होता है। तो उस प्रोसेस को मैनेज करने के लिए, जैसे आपने एक समय पे एक से ज्यादा एप्लीकेशंस को ओपन कर लिया, तो उस टाइम पे ढेर सारे मल्टीपल टास्क रन कर रहे होंगे। हो सकता है आपका सिस्टम नेट से कनेक्टेड है, तो वहां पे नेट से डेटा भी फेच हो रहा है। कुछ ऐसे एप्लीकेशंस होंगे जो नेट पे डेटा भेज रहे होंगे, तो उसके लिए भी अलग से एप्लीकेशन मीन्स जो टास्क है वो रन कर रहे होंगे। तो जो प्रोसेस रन कर रहे होते हैं उनमें से कौन सा प्रोसेस कब रन करना है, कब उसे स्टॉप करना है, कब उसे वेटिंग में डालना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम की। मींस प्रोसेस मैनेजमेंट का काम कौन देखता है हमारे सिस्टम में, ऑपरेटिंग सिस्टम देखना है। फिर एक्ट एज रिसोर्स मैनेजर, जितने भी रिसोर्सेज होते हैं आपके सिस्टम में अवेलेबल, जो भी रिसोर्सेज हैं, जैसे कि रिसोर्सेज में क्या हो जाएगा, प्रोसेसर हो गया, रैम हो गया, जो रजिस्टर्स होते हैं वो भी रिसोर्सेज में आएंगे, प्लस जो अदर हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं, ग्राफिक्स कार्ड है, साउंड कार्ड है, लैन कार्ड है, ये सब क्या होते हैं, हमारे सिस्टम के रिसोर्सेज होते हैं। तो कब कौन से प्रोसेस को कौन सा रिसोर्स अलॉट करना है ताकि वो उसका इस्तेमाल कर पाए। मान लीजिए आप वेब ब्राउजर ओपन कर रखे हैं और साथ में आपने क्या किया, व्हाट्सएप मैसेंजर या कोई दूसरा मैसेंजर यूज कर लिया, तो दोनों ही पता है नेट से डेटा एक्सेस करेंगे। तो उस टाइम पे जो लैन कार्ड है उसके थ्रू डेटा, ये रिसोर्स मैनेजर क्या करेगा, उस लैन कार्ड से किसको डेटा भेजना है, रिसोर्स मैनेज का भी काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट हो गया। तो मेमोरी मैनेजमेंट का भी काम कौन देखता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये इसका फंक्शन है। मेमोरी मैनेजमेंट में देखिए हमारे पास सिस्टम में लिमिटेड मेमोरी होती है। जैसे मान लीजिए आपके सिस्टम पे लगा हुआ है 1 GB का रैम, और 1 GB का रैम लगा है, इसी टाइम पे आपने ढेर सारी फाइल्स और कई सारी चीजें ओपन कर ली। हो सकता है जो आपने इस समय टास्क एग्जीक्यूट कर रखा है उसका साइज हो 5 GB। जैसे आपने एक गेम खेलना स्टार्ट कर दिया, गेम की फाइल का साइज है 5 GB, बट आपके सिस्टम की मेमोरी कितनी है, 1 GB। तो ऐसा नहीं कि आपका गेम नहीं चलेगा, चलेगा बट स्पीड बहुत स्लो हो जाएगी। क्या होगा, बार बार यहाँ से जो सबसे रिक्वायर्ड डेटा होगा वो रैम पे लोड होता रहेगा, जितना रिक्वायर्ड डेटा है वो लोड होगा, अननेसेसरी डेटा रैम से डिलीट होता रहेगा। तो आपका जो गेम है वो चलेगा तो, बट उसकी स्पीड काफी स्लो हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे डेटा फेचिंग में टाइम लगेगा। तो मेमोरी मैनेजमेंट का भी काम कौन देखता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सारी चीजें कौन मैनेज करेगा, कौन सा डेटा कहाँ से फेच करना है,
किस प्रोसेस को अलॉट करना है, और उससे जनरेट होने वाला जो रिजल्ट है उसको कहाँ पे स्टोर करना है, रैम पे करना है या फिर सेकेंडरी मेमोरी में भेज देना, ये सारी चीजें कौन मैनेज करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। फिर इसके बाद देखिए फाइल मैनेजमेंट का भी काम, जैसे आप फाइल एक्सप्लोरर पे जाते हैं, फाइल ओपन कर लेते हैं, वहां पे फोल्डर बना लेते हैं, फाइल्स बना लेते हैं, तो ये सारी चीजें अब उस फोल्डर या फाइल तक अगर आप दोबारा पहुंचना चाहेंगे तो उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनता है, उसको भी कौन मैनेज करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है सिक्योरिटी मैनेजमेंट। अगर हमारा सिस्टम सिक्योर नहीं है तो कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन आएगा, पेन ड्राइव लगाएगा और डेटा ले लेगा, तो सिस्टम को सिक्योर करने का भी काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद डिवाइस मैनेजमेंट, जितने भी डिवाइसेस होते हैं उन सबको मैनेज करने का काम, कौन से डिवाइस से कब इनपुट लेना है, कौन से डिवाइस को कब आउटपुट भेजना है, ये मैनेजमेंट का टास्क भी ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। नेक्स्ट वन इज इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस, इनको भी मैनेज करता है। जो कनेक्टेड करेंटली इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस होंगे उनको भी मैनेज करेगा। नेक्स्ट देखिए डेडलॉक प्रिवेंशन। डेडलॉक प्रिवेंशन क्या होता है? ये भी एक इसका फंक्शन है। डेडलॉक प्रिवेंशन क्या होता है? जैसे एक रिसोर्स है और उसी रिसोर्स को सारे के सारे प्रोसेस उस टाइम पे एक्सेस करना चाहते हैं, तो वहां पे क्या हो जाएगा? डेडलॉक हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति ना आए कि वहां पे हमारा सिस्टम हैंग हो जाए। कई बार क्या होता है, हमारा सिस्टम हैंग हो जाता है, हम कुछ नहीं कर पाते हैं, वो वहीं पे एक स्टैटिक स्क्रीन आपको दिखती रहती है, तो वो स्थिति वो होती है, उसको बोलते हैं डेडलॉक। तो डेडलॉक से बचाने के लिए भी ये चीजें मैनेज करता है। प्लस इसमें टाइम मैनेजमेंट का भी काम होता है, कौन सा प्रोसेस कितने टाइम तक रन होगा, कब वेटिंग में जाएगा, कब वो रेडी स्टेट में रहेगा, इसका भी मैनेजमेंट किसके थ्रू होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करता है। एक एक पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। कोऑर्डिनेट विथ सिस्टम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, तो ये जो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं और हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं उनके बीच में भी कोऑर्डिनेशन चलाता है। मींस जो हार्डवेयर है, जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं उनको कब कौन से हार्डवेयर कंपोनेंट का इस्तेमाल करना है, प्लस उनको कैसे मैक्सिमम यूटिलाइज करना है, उसको भी मैनेज करने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये कुछ लिस्ट ऑफ फंक्शंस हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम इनको यूज करता है, या ये सारी चीजें करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम का एक और टास्क होता है, आपके मशीन की एफिशिएंसी को इनहेंस करता है। नेक्स्ट वन इज टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसको भी समझ लीजिए, हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कस करने से पहले ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स के बारे में भी देख लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि सेकंड जनरेशन से आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत हो गई थी। उस टाइम पे कुछ बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किए गए थे, और जो कंप्यूटर का सेकंड जनरेशन था उसमें बैच प्रोसेसिंग चलती थी। क्या था? बैच प्रोसेसिंग। तो उस टाइम पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किए गए थे वो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किए गए थे। बैच प्रोसेसिंग एक ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम थे जिसमें यूजर डायरेक्टली मशीन पे अपना कोई टास्क एग्जीक्यूट नहीं कर सकता था। यहाँ पे क्या था? एक कंप्यूटर ऑपरेटर होता था, आप अपनी जॉब जिसको आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, आपका जो प्रोग्राम है उसको आप जो मैग्नेटिक टेप थे उस पे आप लिख सकते थे, पंच कार्ड पे लिख के देते थे, या पेपर टेप्स उस समय इस्तेमाल हो रहा था, उनमें आप अपना जो प्रोग्राम था उसको लिख कर किसके पास सबमिट करते थे? जो कंप्यूटर ऑपरेटर होता था उसको हमने सबमिट कर दिया। कंप्यूटर ऑपरेटर का काम क्या था? सिमिलर टाइप के जितने भी जॉब्स थे उनके अलग अलग बैचेस बनाता था। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आप टेलर के पास जाते हैं, और टेलर ने एक ऑटोमेटिक सिस्टम ऐसा लगा रखा है कि शर्ट बना सकता है, वो पैंट बना सकता है। तो कई सारे लोग अलग अलग आते हैं, किसी की पैंट सिलनी है, किसी का शर्ट सिलना है, तो क्या करेगा? अगर उसके पास कोई एक ऑटोमेटेड सिस्टम है, उसने शर्ट के लिए सबसे पहले सेटिंग डाल दी, तो जितने भी लोगों के शर्ट पहले सिलने के लिए आए थे उनकी स्टिचिंग पहले हो जाएगी। वो क्या करेगा? सारे के सारे शर्ट की स्टिचिंग पहले लगा देगा, वो सिल जाएंगे। फिर इसके बाद पैंट की सेटिंग करेगा, और जितने लोगों की पैंट सिलनी है उन सभी की पैंट को सिलने के लिए उसमें लगा देगा। तो कुछ इसी तरह से हमारा बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता था। इसमें बैचेस बनते थे, सिमिलर टाइप ऑफ जो टास्क थे, बैचेस थे, उनको अलग से बैच में प्रिपेयर कर लिया जाता था। और ये बैच कौन रेडी करता था? जो कंप्यूटर ऑपरेटर था। कंप्यूटर ऑपरेटर बैच रेडी करके कंप्यूटर को हैंडओवर कर देता था,
और कंप्यूटर कई कई दिन उस डेटा को प्रोसेस करने के बाद, हो सकता है 2 हफ्ते 3 हफ्ते भी कई बार लगते थे, फिर जो रिजल्ट जनरेट होता था उसको पेपर टेप या पंच कार्ड या मेमोरी, जो मैग्नेटिक टेप होते थे उसमें उसका डेटा एज आउटपुट राइट करके जो यूजर थे उनको ऑपरेटर के थ्रू हैंडओवर कर दिया जाता था। तो ये था बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट आता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग के एग्जांपल की बात करें तो जैसे मान लीजिए एक यूजर यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये हमारा है ओएस। तो टाइम शेयरिंग में ये यूजर 1 है, 2 है, 3, 4 एंड 5। तो हर यूजर को यहाँ पे अपना टास्क एग्जीक्यूट करना है, अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है, तो इनको टाइम अलॉट होता है। जैसे इनको 2 मिनट का टाइम दे दिया, ये अपना टास्क एग्जीक्यूट कर लेंगे, इसके बाद इनका टाइम ओवर हो जाएगा, फिर अगले किसी यूजर को प्रोसेसर को यूज करने का परमिशन मिलेगा और ये अपना टास्क एग्जीक्यूट करेगा। बट यहाँ पे क्या है, टाइम लिमिट असाइन होती है, ये सिर्फ 4 मिनट तक इस प्रोसेसर को यूज कर सकता है अपने प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए, अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो ये होता है टाइम शेयरिंग। यहाँ पे यूजर्स के बीच में टाइम शेयर होता है, मीन्स जो प्रोसेसर होता है उसको शेयर किया जाता है उनके जॉब को एग्जीक्यूट करने के लिए। नेक्स्ट वन इज एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम आज की डेट में आप सभी देखते होंगे, जैसे कि आपके स्मार्ट वॉच के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होता है वो एम्बेडेड है। आपके मोबाइल फोन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल हो रहा है वो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। या फिर आपके एसी आते हैं, स्मार्ट एसीज आते हैं, वाईफाई कैमराज हैं, इन सभी में, टीवी में जो ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होता है वो क्या होता है, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ये होता क्या है, ये चिप में स्टोर कर दिया जाता है। और एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम टास्क स्पेसिफिक होते हैं, किसी खास काम को करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे स्मार्ट वॉच है, इससे क्या आप ब्राउजिंग कर सकते हैं, हो सकता है किसी वॉच में फीचर आता हो, या फिर मान लीजिए आपको मूवी प्ले करनी है या इसमें पेन ड्राइव लगा के डेटा कॉपी करना है, तो ये फीचर आपके पास नहीं होंगे क्योंकि ये लिमिटेड फीचर के साथ, स्पेसिफिक फीचर के साथ में एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया जाता है। ये जनरल पर्पज ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होते हैं एज लाइक विंडोज या फिर यूनिक्स लाइनेक्स। इसके बाद आता है मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिसमें सेम टाइम पे एक से ज्यादा अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स को रन कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, होता है मल्टी प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट वन इज नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम दो तरह से काम करता है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम दो तरह से काम करता है। एक तो इसमें क्या होता है, एक होता है सर्वर, एक सर्वर सिस्टम हो गया और इसी से बाकी सारे टर्मिनल कनेक्टेड होंगे, इसी से सारे टर्मिनल कनेक्टेड होंगे। और बेसिकली इन टर्मिनल्स को हम डम्ब टर्मिनल के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, डम्ब टर्मिनल के नाम से जानते हैं। ये हमारा सर्वर पीसी है। तो ये सारे के सारे सिस्टम जो हैं, इन सभी के पास अपना खुद का कोई प्रोसेसर नहीं होता है। प्रोसेसर और मेमोरी, सीपीयू और मेमोरी किसके पास है, इस सर्वर पीसी के पास है। तो ये सभी डम टर्मिनल जो होते हैं वो अपना जो टास्क एग्जीक्यूट करना होता है, ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना होता है, वो नेटवर्क के माध्यम से सर्वर से कनेक्टेड है और ये सब अपनी अपनी टास्क को यहाँ पर एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये हो गया सर्वर क्लाइंट मॉडल, एक हो गया। एक दूसरे इसमें पीयर टू पीयर भी होता है। पीयर टू पीयर में क्या होता है कि सारे सिस्टम एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहते हैं नेटवर्क के माध्यम से। अब ये एक दूसरे के सीपीयू को शेयर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इनके पास ज्यादा काम हो गया तो ये क्या करेंगे, इसको हैंड ओवर कर देंगे कि ये वाला टास्क आप एग्जीक्यूट कर दो, बाकी मैं अपना टास्क जो हमारे पास कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से हम अपने टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं। ये क्या करेगा, उस टास्क को एग्जीक्यूट करेगा और फाइनल रिजल्ट इसके पास भेज देगा। तो ये दो तरह से काम करता है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे काम करता है, प्लस ये पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर पे भी काम करता है। बस इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में जो क्लाइंट्स होते हैं वो डम्ब टर्मिनल्स होते हैं, इनके खुद का इनका कोई प्रोसेसिंग यूनिट नहीं होता है या मेमोरी यूनिट इनके पास नहीं होता है। ये सारा किसका यूज करते हैं, सर्वर पीसी का सहारा लेते हैं अपने टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए। जबकि
पीयर टू पीयर मॉडल में क्या होता है कि हर एक यूनिट के पास अपना खुद का प्रोसेसिंग यूनिट होता है और खुद की मेमोरी यूनिट होती है। तो ये दो आर्किटेक्चर काम करते हैं किसमें, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में। नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में भी कुछ नेटवर्क जैसा ही आर्किटेक्चर होता है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है वो देखिए। इसमें सिस्टम्स के पास अपना खुद का सीपीयू और मेमोरी दोनों होती है। जितने भी सिस्टम्स होंगे उन सभी के पास अपना खुद का सीपीयू और मेमोरी होती है। ये इंडिपेंडेंट सिस्टम्स होते हैं, मीन्स ये चाहे तो अपना खुद का टास्क खुद से कंप्लीट कर सकते हैं, बट इनके पास एक सुविधा ये होती है कि नेटवर्क से कनेक्टेड है, तो ये किसी भी नेटवर्क से कनेक्टेड किसी भी मशीन का इस्तेमाल करके अपने टास्क कंप्लीट कर लेते हैं। मान लीजिए इसके पास 4 प्रोग्राम है जिसको ये एग्जीक्यूट करना चाहता है, तो ये क्या करेगा। अब ये आप कंफ्यूज मत होइएगा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में, जिसमें हमने पीयर टू पीयर बताया है। पीयर टू पीयर में सिर्फ 2 नोड होते हैं, और यहाँ पे क्या है, देखिए आप 4 नोड हैं और इसको अपना टास्क एग्जीक्यूट करना है। तो ये क्या करेगा, एक टास्क अपने पास रख रहा है, दूसरा वाला टास्क यहाँ भेज देता है, तीसरा यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है और चौथा यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है। ये सब उस टास्क को एग्जीक्यूट करने के बाद फाइनली जो इसका रिजल्ट आएगा वो इसको वापस कर देंगे। ये होता है डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें कोई भी सिस्टम नेटवर्क से कनेक्टेड किसी दूसरे सिस्टम के पास अपने टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए उसके सीपीयू का इस्तेमाल कर सकता है, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट वन इज मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं या फिर ऐसे मशीन के आर्किटेक्चर पे काम करते हैं जहां पे एक से ज्यादा प्रोसेसर्स का इस्तेमाल होता है। आमतौर पे जो हमारा डेस्कटॉप होता है या लैपटॉप होता है उसमें एक सिंगल प्रोसेसर चिप लगी होती है, बट जो हायर यूजर्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं जैसे कि मेन फ्रेम कंप्यूटर या फिर मिनी कंप्यूटर्स, इनमें एक से ज्यादा प्रोसेसर चिप लगी होती हैं। तो अगर एक से ज्यादा प्रोसेसर चिप हैं तो जाहिर सी बात है इनको मैनेज करने के लिए डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट होगी। कब कौन से सीपीयू का कितना इस्तेमाल करना है, किस पे जॉब एग्जीक्यूट करनी है, किस पे कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट करना है, ये सारी चीजें अपने आप में मैनेज करना एक बड़ा टास्क है। और इसी वजह से इसके लिए एक सेपरेट डेडिकेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया जिसका नाम है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये उसके लिए डिजाइन किया गया जिस मशीन में एक से ज्यादा प्रोसेसर काम करते हैं। नेक्स्ट वन इज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम दो तरह के होते हैं, हार्ड और सॉफ्ट। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वहां पे हम इस्तेमाल करते हैं जहां पे रियल टाइम में डेटा प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि ऑटो पायलट सिस्टम जो प्लेन्स में इस्तेमाल होता है, फ्लाइट्स में इस्तेमाल होता है। वहां पे ऑटो पायलट सिस्टम क्या होता है कि मशीन अलग अलग सेंसर्स के माध्यम से डेटा कलेक्ट करती है और रियल टाइम में डिसीजन लेती है कि हमें क्या करना है। तो वहां पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होता है वो होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया था, ये दो तरह के होते हैं, हार्ड और सॉफ्ट। तो हार्ड वो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो जैसे किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए 1 सेकंड का टाइम दिया गया कि 1 सेकंड में इसका रिजल्ट आना चाहिए, और अगर इसने 1.5 सेकंड में रिजल्ट जनरेट किया तो इसके द्वारा जनरेट किया गया रिजल्ट एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि हो सकता है उस टाइम तक सिचुएशन बदल चुकी हो। मान लीजिए फ्लाइट फ्लाई कर रहा है और एक टर्बुलेंस आया, और टर्बुलेंस का रिकॉर्ड मींस कितना है, कैसा है, क्या इक्विपमेंट्स को कैसे मैनेज करना है, इंजन की स्पीड को कम करना है, ज्यादा करना है। तो इसके लिए अगर मान लीजिए 1 सेकंड का टाइम दिया गया और अगर इसने उस डेटा को प्रोसेस करके फाइनल डिसीजन मेकिंग जो डेटा है, रिजल्ट है, उसको जनरेट करने में 1 सेकंड से ज्यादा टाइम लगाता है, तो हो सकता है उस टाइम तक हमारा जो प्लेन है वो टर्बुलेंस से बाहर निकल चुका हो, तो वहां पे इस डेटा का यूज नहीं है। या फिर हो सकता है इससे खतरनाक स्थिति आ गई हो और उस टाइम पे इससे भी ज्यादा बड़े डिसीजन लेने हो, तो वहां पे क्या काम करता है, हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होता है ऐसी सिचुएशंस में। दूसरा जो सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट में थोड़ा सा रिलैक्सेशन ये है कि इसमें एक लिमिट दे दी जाती है, 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच अगर रिजल्ट आएगा तो एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये हो गया रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी तक क्या आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं? प्लीज एक बार बता दीजिए। हालांकि क्लास में बहुत कम लोग जुड़े हैं, लग रहा है कि थोड़ा सा
देखिए जब तक थियोरेटिकल क्लासेस होंगी बोरिंग लगेंगी, बट ऐसा नहीं कि आप इसको बिना समझे आप डायरेक्ट प्रैक्टिकल सेशन में चले जाएंगे। तो जितना प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है उतना ही थियरी इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट समझेंगे तभी तो इम्प्लीमेंट कर पाएंगे उसको प्रैक्टिकल में। जब तक बेसिक नॉलेज नहीं होगा, डायरेक्ट हम अगर प्रैक्टिकल सेशन में जाएंगे तो कहीं ना कहीं उससे बहुत बड़ा नुकसान है, चीजें आप प्रॉपर समझ नहीं पाएंगे। जो लोग देख रहे हैं अगर एक्टिव हैं तो प्लीज एक बार चैट में बताइए कि अभी तक जितना भी एक्सप्लेन किया गया टॉपिक है वो सब समझ में आ गया आपको। यस प्लीज चैट में रिप्लाई करिए। इससे ये लग रहा है कि हमें लग रहा है कुछ लोगों ने बस क्लास ऑन कर दी है और वॉइस को म्यूट कर दिया है। चलिए थैंक यू। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इसमें इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। आज से आपका थोड़ा सा प्रैक्टिकल सेशन में स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक फंडामेंटल आज हम डिस्कस करेंगे। धीरे धीरे आपके प्रैक्टिकल सेशन की तरफ भी हम बढ़ रहे हैं। तो जैसे जैसे आगे क्लासेस होती जाएंगी वैसे वैसे हम टॉपिक बढ़ते रहेंगे। तो इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये क्या है? डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको किसने डेवलप किया है? माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने डेवलप किया है। यहाँ पे देखिए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इज अ सीरीज ऑफ ग्राफिकल इंटरफेस, क्योंकि इससे पहले जो बनाया था एमएस डॉस वो क्या था? CY बेस्ड था, कमांड यूजर इंटरफेस बेस्ड था। और इसके बाद जितने भी विंडोज सीरीज के ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने डेवलप किए हैं वो सभी GUI बेस्ड है, मींस ग्राफिकल GUI इंटरफेस बेस्ड है, मींस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड है। मींस यहाँ पे एक विंडो होती है, उसमें आपको कुछ ऑप्शन दिखते हैं, उन ऑप्शंस को यूज करके आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मिनिमाइज हो जाएगा, यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो क्लोज हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं GUI। मोर देन 90% ऑल ओवर वर्ल्ड, मोर देन 90% ऐसे सिस्टम्स हैं, CPU मींस हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, डेस्कटॉप या लैपटॉप्स हैं, जिनमें माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होता है। तो ये डेटा भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब विंडोज के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, कब कौन सा विंडोज आया था और इस सीरीज में कितने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप हो चुके हैं। सबसे पहला जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका वर्जन नेम क्या था? 1.0। इसके बाद 2.0 डेवलप किया गया। फिर विंडोज 3.0, ये उतने पॉपुलर नहीं थे, 3.1 भी डेवलप किया गया। पॉपुलरिटी कहां से मिली? यहां से विंडोज 95 से। विंडोज 95 से माइक्रोसॉफ्ट को अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें बदल चुकी थी। ये इनिशियल फेज में डेवलप किया गया था तो बहुत सारे इसमें बदलाव की रिक्वायरमेंट थी। जब इन्होंने वो सारे इंप्रूवमेंट कर दिए, फाइनली जो 95 वर्जन का विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च हुआ, इसको यूजर्स ने बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत पसंद किया। और इसके बाद से विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आने वाले कई सालों तक हमें लग रहा है इसी तरह से पॉपुलर रहेगा। फिर विंडोज 98 आया, ये भी पॉपुलर था। विंडोज 2000 आया, ये कुछ दिन तक रहा बट उतना पॉपुलर नहीं हो पाया। इसके बाद विंडोज XP आ गया, ये बहुत पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम था। इसके बाद आता है विंडोज विस्टा। इसके बाद का जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है विंडोज विस्टा। ये भी काफी दिनों तक इस्तेमाल हुआ। इसके बाद आ गया विंडोज 7। तो इनमें से देखें विंडो XP जितना पॉपुलर था उतना ही पॉपुलर रहा विंडोज 7। अभी भी बहुत सारे लोग विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम का अपनी मशीन पे इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसके सारे सपोर्ट्स बंद कर दिए, अब इसमें किसी भी तरह का कोई भी सिक्योरिटी पैच अपडेट नहीं आता है। इवन जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ रहे थे वो इस आर्किटेक्चर के बेसिस पे डिजाइन किए जा रहे थे। आज के डेट में जो ऑपरेटिंग अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं उनको अपग्रेड कर दिया गया है नए ऑपरेटिंग सिस्टम के आर्किटेक्चर के हिसाब से। तो उन एप्लीकेशंस को अगर आप यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो सपोर्ट नहीं करेगा। ऐसे ढेर सारे एप्लीकेशंस हैं जो विंडोज 7 पर अब नहीं चलते हैं या फिर आप उसे इंस्टॉल करके यूज नहीं कर पाएंगे। फिर आता है विंडोज 98, विंडोज 10 और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का सबसे लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? विंडोज 11, जिसको 2021 में लॉन्च किया गया था।
ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का सबसे लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है और जल्दी इसका एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम भी आने वाला है। तो अब यहाँ पे इनकी स्क्रीन्स भी देख लीजिए, किस किस टाइप के विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम थे। ये था हमारा विंडोज 1। ये विंडोज कौन सा था? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम 1 था, जिसको यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया था 1985। फिर इसके बाद 1987 में विंडोज 2 आता है। विंडोज 3 लॉन्च किया गया था 1993 में। फिर इसके बाद विंडोज 95 आता है, जिसको विंडोज 1995 में लॉन्च किया गया था। ये ईयर्स कहीं पे नोट कर लीजिएगा, हालांकि हमने नोट्स में दिया हुआ है। विंडोज 98 आपका 1998 पे रिलीज किया गया था। इसके बाद आता है विंडोज मी। इसको 2000 भी कहते हैं, विंडोज 2000 के नाम से भी इसको जानते थे, और इसको 2000 में लॉन्च किया गया था। इसी वजह से इसको विंडोज मी या 2000 भी बोलते हैं। इसके बाद आता है विंडोज एक्सपी, 2001 में लॉन्च किया गया। विंडोज विस्टा ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको 2007 में लॉन्च किया गया था। और विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसको 2009 में लॉन्च किया गया। फिर इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने थोड़ा सा बहुत ज्यादा एडवांस बनने की कोशिश की, एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया, जिसका नाम था विंडोज 8। और इन्होंने एक अंग्रेजी की यहाँ पे क्या किया, इन्होंने स्टार्ट मेन्यू हटा दिया। अब यूजर कई वर्जन से लगातार स्टार्ट मेन्यू का इस्तेमाल करता चला आ रहा था। इन्होंने क्या किया, एक टाइल फीचर दे दिया विंडोज 8 में, और इन्होंने अपना स्टार्ट मेन्यू हटा दिया यहाँ से। अब यूजर्स को ये चीजें पसंद नहीं आई, तो इसके बाद इन्होंने एक साल के बाद, जैसे 2012 में रिलीज किया गया था, तो 2012 के बाद इन्होंने 2013 में 8.1 नाम से अपना एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम रिलीज कर दिया। और इसमें वापस इन्होंने स्टार्ट मेन्यू ऐड कर दिया था, क्योंकि स्टार्ट मेन्यू ना होने की वजह से इनके ऑपरेटिंग सिस्टम को बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की क्वेरीज कर रहे थे और यूजर को पसंद नहीं आ रहा था। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको। थैंक यू सो मच। कुछ नया ट्राई करते रहना चाहिए, और उसी में एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। अब देखिए, विंडो 10 इज द माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम रिलीज इन 2015। तो ये आपके सिलेबस का पार्ट है। अब यहाँ से, हालांकि वो भी सिलेबस का पार्ट है, ऐसा नहीं कि वो सिलेबस का पार्ट नहीं, बट इसको एक्चुअल में आपको प्रैक्टिकली सीखना है, समझना है। यहाँ पे देखो, विंडो 10 जो है उसको 2015 में लॉन्च किया गया था। विंडो 10 2015 में लॉन्च किया गया। अभी जो हाल ही में विंडो 11 आया है, इसको 2021 में लॉन्च किया गया है। कब लॉन्च किया गया? जो विंडोज 11 है 2021 में लॉन्च किया गया, जबकि विंडोज 10 को 2015 में लॉन्च किया गया था। और इसमें जो यूआई दिया गया वो बहुत अच्छा था। हालांकि जो लोग विंडो 8 या 7 से स्विच करके 10 पे आ रहे थे, तो कुछ टाइम पे उनके लिए नया यूआई था, तो उतना पसंद नहीं आ रहा था। बट इसमें फीचर्स काफी अच्छे थे, इसमें यूजर इंटरेक्शन बहुत अच्छा था, और फीचर्स भी काफी अलग अलग तरीके के एडवांस फीचर्स में ऐड किए गए थे। तो ये विंडो 10 का एक स्क्रीन है, ये स्टार्ट मेन्यू है, ये डेस्कटॉप है। तो ऐसा दिखता है, लेआउट होता है इसका, अगर आप विंडो 10 का इस्तेमाल करते हैं। आगे हम विंडो 11 भी देख लेते हैं कैसा होता है, और फिर हम विंडो 10 का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए, विंडो 11 इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सबसे लेटेस्ट है, क्योंकि इसको 2021 में जारी किया गया है, लॉन्च किया गया है। 5 अक्टूबर 2021 में 5 अक्टूबर 2021 में माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 11 नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम रिलीज किया। और ये इन्होंने क्या किया, जो मैकबुक आते हैं जिसमें मैक ओएस का इस्तेमाल होता है, कुछ वैसा ही लुक इसमें इन्होंने देने की कोशिश की। इन्होंने, अभी तक आपने जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम देखे होंगे उसमें स्टार्ट मेन्यू यहाँ पे रहता था, लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे। अब इन्होंने एक फीचर दे दिया, इसको सेंटर पे कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसको यहाँ पर भी लगा सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। बट डिफॉल्ट इन्होंने मैक ओएस की तरह से सेंटर में कर दिया। जो स्टार्ट मेन्यू था सेंटर में कर दिया, जो यहाँ पे आइकन थे, शॉर्टकट्स थे, उनको भी सेंटर में कर दिया। टाइमिंग या नोटिफिकेशन एरिया टास्क बार का यहीं पे रखा, और भी कई सारे यूआई में बदलाव किए। ओवरऑल अभी तक अगर हम इसके फीडबैक की बात करें तो बहुत अच्छा है, पर्सनली मुझे पसंद आया।
और काफी दिनों से हम इसको यूज कर रहे हैं। तो ये हो गया विंडोज 11। अब चलिए यहाँ से हमारा एक प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट होता है जिसको आप एक्चुअल में पढ़ना चाह रहे थे। विंडोज 10 जो कि आपके सिलेबस का पार्ट है, आपके सिलेबस में यहीं से जो थर्ड पेपर होगा उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस यहीं से आएंगे, या फिर आपका जो फर्स्ट पेपर है जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस जो हम टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं वहां से भी आ सकते हैं, और प्लस यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। बिल्कुल, जब कभी फ्री होते हैं तो जरूर मिलिएगा। चलिए, अब विंडो 10 जब आप पहली बार ओपन करते हैं, आपके मशीन में विंडो 10 इंस्टॉल्ड है, उसके बाद आपने क्या किया, अपने सिस्टम को स्टार्ट किया। स्टार्ट मींस आप अपने सिस्टम को बूट करते हैं। बूट करने के बाद जो सबसे पहली स्क्रीन आपको दिखती है वहीं से हम इसके प्रैक्टिकल सेशन की शुरुआत करेंगे। हालांकि जो पहली स्क्रीन है इसको लाइव क्लास में दिखाना पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि हमारी जो मशीन है वो कहीं ना कहीं अलग अलग टास्क के लिए यूज हो रही है। तो यहाँ पे जब सबसे पहली स्क्रीन आती है ये आपकी कुछ ऐसी दिखेगी। साइन इन विंडो इसको बोलते हैं। साइन इन विंडो में आपको ऐसा विंडो दिखेगा। ये बेसिकली हमारी लॉक स्क्रीन होती है। और विंडो 10 में एक फीचर है कि लॉक स्क्रीन पर दिखने वाला जो वॉलपेपर है इसको भी आप चेंज कर सकते हो। आगे जब हम इस पे प्रैक्टिकल करेंगे तो बताएंगे कैसे आप इसको चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ और आपको इमेज दिख रहा है, मीन्स इसका जो बैकग्राउंड है वो डिफरेंट टाइप का दिख रहा है। आप चाहे तो अपना जो लॉगिन करने के बाद की विंडो आती है, मीन्स जो हमारा डेस्कटॉप दिखता है उसके बैकग्राउंड में कुछ दूसरा आप लगा सकते हैं इमेज। तो ये हमारी सबसे पहली स्क्रीन होती है जब आपका सिस्टम बूट होके आता है। जब बूट होता है तो सबसे पहले ये वाली स्क्रीन दिखती है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, इसमें वेलकम स्क्रीन आएगी। लॉक स्क्रीन पर जब आप कुछ की हिट कर देते हैं कीबोर्ड पे या क्लिक कर देते हैं, या फिर अगर आपका टच टच वाला लैपटॉप है या टच डिवाइस यूज कर रहे हैं तो आप क्या करते हैं, ऊपर की तरफ स्वाइप कर देते हैं। जैसे आप इस पे स्वाइप करेंगे तो यहाँ पे लॉगिन के लिए आपका यूजर अकाउंट दिखेगा, अगर आपने इमेज वगैरह लगा रखी है तो वो दिखेगा, प्लस यहाँ पे पासवर्ड या पिन इनपुट करने का ऑप्शन आ जाएगा। या फिर अगर आपके लैपटॉप और डेस्कटॉप या में अगर बायोमेट्रिक का ऑप्शन है तो आप जैसे बायोमेट्रिक लगाएंगे ये आपकी जो वेलकम स्क्रीन है वो हाइड हो जाएगी और फाइनली आपका डेस्कटॉप ओपन हो जाएगा। तो ये हमारी सेकंड स्क्रीन होती है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, जब आपका सिस्टम अनलॉक हो जाता है, आप पासवर्ड इनपुट कर देते हैं, तो अनलॉक होने के बाद जो आपको स्क्रीन दिखते हैं उसको हम बोलते हैं डेस्कटॉप। डेस्कटॉप बोलते हैं आपके सिस्टम की सबसे पहली स्क्रीन होती है जो बूट होने के बाद लॉगिन करने के बाद आपको दिखती है। ये स्क्रीन होती है। द डेस्कटॉप इज द फर्स्ट स्क्रीन दैट यू सी व्हेन यू स्टार्ट अप अ कंप्यूटर। जब आपका सिस्टम स्टार्ट हो जाता है तो आपकी सबसे पहली जो स्क्रीन दिखते हैं वो ये स्क्रीन होती है। अब यहाँ पे देखिए आइकन मिसिंग है, तो आइकन जानबूझ के हमने ऐसा रखा है कि आइकन यहाँ पे नहीं रखें। आइकन इस वजह से मिसिंग है, जब आपका सिस्टम पहली बार विंडो 10 आप स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे डेस्कटॉप पे कोई भी आइकन आपको नहीं दिखेगा। सिर्फ एक आइकन होता है रिसाइकिल बिन, सिर्फ आपको एक आइकन दिखेगा रिसाइकिल बिन। तो अगर आपके एग्जाम में ऐसा एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाता है कि विंडो इंस्टॉल करने के बाद डेस्कटॉप ओपन करने पे कौन से आइकन दिखते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ यहाँ पे रिसाइकिल बिन होता है और कोई दूसरा आइकन यहाँ पर नहीं होता है। बाद में आप इन पे अपने डेस्कटॉप पे अलग अलग एप्लीकेशंस के आइकन्स को लगा सकते हैं। आइकन क्या होता है, आइकन होता है किसी एप्लीकेशन का एक लिंक जो कि ग्राफिकल फॉर्म में आपको दिखता है, इमेज के फॉर्म में दिखता है, जिस पे क्लिक करके उस एप्लीकेशन को आप रन कर सकते हैं। तो किसी एप्लीकेशन का ग्राफिकल इंटरेक्टिव रिप्रेजेंटेशन है जिसपे आप क्लिक करके या इस पे राइट क्लिक करके ओपन करके आप उस एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं या रन कर सकते हैं। ये हो गया। हाँ, यहाँ पे हमने रिसाइकिल बिन के लिए अलग से एक इमेज ऐड की है। रिसाइकिल बिन के दो स्टेजेस होते हैं। जब आपके रिसाइकिल बिन में कोई भी फाइल नहीं है तो उस केस में आपको रिसाइकिल बिन ऐसा दिखेगा, एम्प्टी दिखेगा, मीन्स इसमें कोई भी फाइल अभी इसके अंदर नहीं है। और जब हम रिसाइकिल बिन में कोई भी फाइल डिलीट करते हैं तो यहाँ पे जब होती है तो उस टाइम पे आपको ये जो रिसाइकिल बिन है इसमें दिखेगा कि कुछ ना कुछ आइटम पड़ा है। मीन्स जो आपका डस्टबिन होता है उसमें कुछ अगर आपने कचरा डाल रखा है तो कुछ ऐसा ही दिखता है, सेम वही है। तो एक्चुअल में एक तरीके का डस्टबिन होता है। जब
जिन फाइल्स के रिक्वायरमेंट हमें नहीं है उसे डिलीट करते हैं तो रिसाइकिल बिन में चला जाता है। रिसाइकिल बिन में अपना कुछ स्पेस होता है, सिर्फ उसी स्पेस तक की फाइल्स को ये स्टोर कर सकता है। उससे ज्यादा साइज की अगर फाइल को आप डिलीट करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके सिस्टम से डायरेक्टली डिलीट हो जाएगी, वो फाइल इसमें नहीं आती है। अब आमतौर पे अगर आप कोई फाइल डिलीट करते हैं तो रिसाइकिल बिन में जाएगी। आपने वर्ड फाइल डिलीट किया, यहाँ पे आ जाएगा। बट आप चाहते हैं कोई भी फाइल ऐसी जिसको हम डिलीट करें और वो यहाँ पर ना आए, हमारे सिस्टम से परमानेंट डिलीट हो जाए, तो उस केस में क्या करना होता है, शिफ्ट के साथ में डेल की प्रेस करेंगे। क्या यूज करेंगे, शिफ्ट प्लस डेल। अगर हम ये यूज कर लेंगे तो हमारी फाइल जो है वो रिसाइकिल बिन में ना जाके डायरेक्ट परमानेंटली हमारे सिस्टम से डिलीट हो जाएगी। बट अगर आप सिर्फ डेल की का इस्तेमाल करते हैं, राइट क्लिक करके जाके उस पर डिलीट ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं और डिलीट कर देते हैं, तो उस केस में वो फाइल हमारी रिसाइकिल बिन में आ जाएगी और फिर हमारा रिसाइकिल बिन कुछ ऐसा दिखेगा। ओके, तो ये हो गया हमारा डेस्कटॉप। इसके बाद आते हैं डेस्कटॉप पे, आपको सबसे नीचे एक पट्टी दिखती है जिसको हम टास्क बार के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, टास्क बार के नाम से जानते हैं। तो ये शायद थोड़ी सी पिक्चर आपको धुंधली दिख रही हो क्योंकि रेजोल्यूशन बहुत ज्यादा स्क्रीन का होता है और पिक्चर्स की क्वालिटी उतनी, उसको बहुत ज्यादा जूम किया है हमने। स्टार्ट मेन्यू में देखिए क्या क्या है यहाँ पे, ये टास्क बार है बेसिकली। टास्क बार के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं वो आपको समझना है। तो यहाँ पे आपको स्टार्ट मेन्यू मिलता है। विंडो 10 यूज करते हैं तो इसमें विंडो 10 में एक पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होता है जिसको कोर्टेना के नाम से जानते हैं। जैसे एलेक्सा का नाम आपने सुना होगा, तो ये भी पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है। वैसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने विंडो 10 के साथ में एक अपना डिजिटल पर्सनल असिस्टेंट दिया हुआ है, जो काम आप अभी तक कीबोर्ड या माउस के सहायता से करते हैं, आने वाले दिनों में आपको कीबोर्ड या माउस की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उस टाइम पे आपके सिस्टम में प्रोफेशनल पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट आ चुके होंगे। आपको कुछ भी करना है तो आप क्या करेंगे, जस्ट आप अपनी वॉइस से उसे कमांड देंगे और आपके सिस्टम में वो टास्क होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको कुछ फाइल लिखनी है, आज के डेट में भी बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिसमें आप अपनी वॉइस के माध्यम से टेक्स्ट को टाइप करा सकते हैं। वॉइस टाइपिंग अवेलेबल है, मोबाइल फोन में भी इस्तेमाल हो रहा है। तो धीरे धीरे करके ये चीजें और ज्यादा इनहेंस होंगी क्योंकि यहाँ पे एआई का इस्तेमाल हो रहा है। तो कोटेना नाम का यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने एक पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट इसके टास्क बार में ऐड किया हुआ है। जब आप इस पे क्लिक करते हैं, आप यहाँ पे कुछ टाइप करेंगे, फिर बोल भी सकते हैं। यहाँ पे देखिए माइक का ऑप्शन दिया है, इस जगह पे एक माइक का ऑप्शन रहता है। आप बोल के, जैसे आपको माइक कंप्यूटर ओपन करना है या कंट्रोल पैनल ओपन करना है या इंटरनेट पे कुछ सर्च करना है या आपके सिस्टम में स्टोर किसी फाइल तक पहुंचना है, उसे ओपन करना चाहते हैं, तो आप कोर्टेना का इस्तेमाल करके कमांड दे सकते हैं और यहाँ से वो टास्क कंप्लीट हो जाएगा। उसको आप बिना माउस या कीबोर्ड की सहायता के भी ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ये हमारा सर्च बार हो गया। इसके बाद यहाँ पे माइक का ऑप्शन दिया गया है जिसके माध्यम से हम कोर्टेना को वॉइस इनपुट देते हैं। यहाँ पे ये टास्क व्यू आइकन है, आगे हम इसके बारे में बताएंगे कि ये टास्क व्यू आइकन क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग है और इसका आमतौर पे हम लोग तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, खासतौर पे लाइव सेशंस में। दूसरा यहाँ पे ये कुछ क्विक यूजर्स के लिए जो एप्लीकेशंस होते हैं उसके शॉर्टकट्स यहाँ पे लगा रखे हैं। ये शॉर्टकट्स हो गए। ये वाला जो एरिया होता है इसको हम बोलते हैं नोटिफिकेशन एरिया। इसमें कई सारी इंफॉर्मेशन रहती है, कई सारे सेक्शंस हैं। इसको अलग से सेपरेट हम आज ही इसी सेम क्लास में आगे से अलग से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हमने एक दूसरा शॉर्टकट स्नैपशॉट ले लिया इसी का। ये हो गया हमारा स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन ओपन करने के लिए आपको विंडो की हेल्प लेनी होती है, विंडो की प्रेस करेंगे या फिर कंट्रोल के साथ में स्कैप की प्रेस करते हैं। कई कुछ ऐसे कीबोर्ड्स आते हैं जिसमें विंडो की नहीं होती है, डेडिकेटेड की होती है विंडो के लिए, स्टार्ट मेन्यू ओपन करने के लिए। बट मान लीजिए आपका विंडो की खराब हो गया, जो विंडो की होता है कुछ इस तरीके का, विंडो की खराब हो गया तो क्या होगा, फिर आप स्टार्ट मेन्यू तक कैसे पहुंचेंगे। तो उसके लिए एक अल्टरनेटिव शॉर्टकट की दी गई, कंट्रोल प्लस स्कैप। कंट्रोल स्कैप शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं। ये शॉर्टकट की इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल स्टार्ट मेन्यू ओपन करने के लिए कर सकते हैं। हो सकता है वहां पे विंडोज मिसिंग हो, विंडोज एक सिंगल ऑप्शन नहीं दिया और ऐसे ऑप्शन दे दिए,
विंडोज एस, विंडोज पी, विंडोज एम, विंडोज या फिर कंट्रोल स्कैप, तो वहां पे कंट्रोल स्कैप यूज करेंगे। ये हमारा सर्च बार हो गया, जिसमें आप इस सर्च बार से दो चीजें कर सकते हैं, इंटरनेट पे अवेलेबल कंटेंट को भी सर्च कर सकते हैं, प्लस आपके सिस्टम में अवेलेबल कंटेंट को भी सर्च कर सकते हैं। ये क्या करेगा, सबसे पहले आपकी लोकल मशीन पे उस डेटा को सर्च करेगा जिसको आप यहाँ पे डालते हैं। जैसे व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क आपने लिखा, अगर व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क नाम की कोई फाइल एप्लीकेशन आपके सिस्टम में है तो उसको ओपन कर देगा। अदरवाइज ये क्या करेगा, इंटरनेट पे जाएगा और व्हाट इज कंप्यूटर ब्राउजर में सर्च करके दे देगा आपको। तो दो तरह से काम करता है। ये माइक्रोफोन का बटन होता है, इसको आप पुश कर सकते हैं, टैप कर सकते हैं, तो यहाँ से हमारा माइक्रोफोन इनेबल हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे टाइप नहीं करना है, टाइप करना है तो यहाँ पे करिए, वॉइस कमांड के माध्यम से कुछ भी करना है तो आप, या वॉइस टाइपिंग करनी है तो आप इसके माध्यम से कर सकते हैं। ये टास्क व्यू बटन है, जो हमने बताया था कि यहाँ पे टास्क व्यू बटन होता है। आगे देखिए, अब यहाँ पे राइट क्लिक ऑन द स्टार्ट मेन्यू, जो आप स्टार्ट मेन्यू देखते हैं, जो छोटा सा ऐसा विंडो बना रहता है कॉर्नर में इस तरीके का, ये स्टार्ट मेन्यू होता है। अगर स्टार्ट मेन्यू पे हम राइट क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, आमतौर पे आप राइट क्लिक बहुत कम करते होंगे लोग, चलिए हम दिखाते हैं यहाँ पे अपने सिस्टम में, मे बी आपको दिखेगा यहाँ पे। अब देखिए, हमने जब विंडो की पर क्लिक किया तो कुछ ऐसा आपको दिख रहा होगा, ये हमारा स्टार्ट मेन्यू ओपन हो गया। बट अगर हम इस पे अभी क्या करेंगे, राइट क्लिक कर देंगे, तब भी एक मेन्यू आएगा। ये देखिए, ये क्या आ रहा है, ये क्विक लिंक्स आ रहे हैं, हमारे जो सिस्टम सेटिंग्स हैं उसके क्विक लिंक्स आ रहे हैं, डायरेक्ट आप इस पे जा सकते हो। जैसे इंस्टॉल्ड ऐप देखना है, मोबिलिटी सेंटर देखना है, पावर ऑप्शंस देना है, इवेंट व्यूअर्स जाना है, सिस्टम्स में जाना है, डिवाइस मैनेजर में जाना है, नेटवर्क कनेक्शंस में जाना है, डिवाइस मैनेजमेंट में जाना है, कंप्यूटर मैनेजमेंट में जाना है। मीन्स यहाँ पे अगर सेटिंग्स के क्विक लिंक्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, अगर आप अपने स्टार्ट मेन्यू पे राइट क्लिक करेंगे। ये बहुत कम लोग इसके बारे में जानते होंगे क्योंकि इसको कोई यूज नहीं करता है। उनको पता है, बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि स्टार्ट मेन्यू पे हम राइट क्लिक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अगर राइट क्लिक आप करते हैं तो आपको कुछ ऐसा पिक्चर दिखेगा, ऐसे ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे, इनके माध्यम से आप डायरेक्टली पहुंच सकते हो। दूसरा, अगर आपने स्टार्ट मेन्यू क्लिक किया हुआ है और सर्च ऑप्शन में जाके, जो बगल में सर्च ऑप्शन दिया रहता है, स्टार्ट मेन्यू के बगल में सर्च ऑप्शन जो दिया रहता है, वहां पे आप कुछ भी लिखेंगे, जैसे आपने विंडो लिख दिया, तो यहाँ पे विंडोज जिस जिस पर्टिकुलर सेटिंग में, फोल्डर में, फाइल्स में आ रहा होगा वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। डायरेक्टली आप उस सेटिंग तक पहुंच सकते हैं, जस्ट यहाँ पे आपको सर्च बार में टाइप करना है। नेक्स्ट वन, टास्क व्यू, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि टास्क व्यू क्या है, इसका यूज क्या होता है। टास्क व्यू ये विंडो 10 में पहली बार लॉन्च किया गया था। याद रखिए, विंडो 10 में पहली बार, इससे पहले जितने ऑपरेटिंग सिस्टम आए, कोटेना भी विंडो 10 में पहली बार लॉन्च किया गया, इसका एक एड्ज ब्राउजर आता है वो भी विंडो 10 में पहली बार लॉन्च किया गया था, और टास्क व्यू जो आइकन है उसको भी विंडो 10 में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था। अब टास्क व्यू का ऑप्शन होता क्या है, अभी आपको हम दिखाते हैं थोड़ा सा अपने सिस्टम में। हमने टास्क व्यू आइकन पे क्लिक किया, तो अब देखिए यहाँ पे क्या क्या चीजें दिख रही हैं आपको। टास्क व्यू आइकन पे आपको क्या दिख रहा है, नीचे आपको डेस्कटॉप 1, डेस्कटॉप 2, डेस्कटॉप 3, मतलब हम चाहें तो अपनी मशीन से एक से ज्यादा मॉनिटर कनेक्ट कर सकते हैं और सभी मॉनिटर्स पे अलग अलग चीजें, फोल्डर, फाइल्स ओपन कर सकते हैं जो एक दूसरे मशीन पर नहीं दिखेगा। जैसे हमने डेस्कटॉप 1 किया, इस मशीन पे जो कुछ फाइल्स ओपन कर देंगे तो डेस्कटॉप 2 और 3 पे नहीं दिखेगा। और दूसरा, हम स्विचिंग कर सकते हैं स्वाइप करके, हम यहाँ से ड्रैग करेंगे, इधर लाएंगे तो ऑटोमेटिक वो कहाँ पे आ जाएगा, माउस से क्या करेंगे, इस पे जो फाइल या फोल्डर है उसको पकड़ेंगे और ड्रैग कर देंगे डेस्कटॉप 2 पे, तो डेस्कटॉप 2 पे वो एप्लीकेशन आ जाएगा। इसको ड्रैग करके यहाँ पे ले आएंगे, डेस्कटॉप 1 पे आ जाएगा, और वापस अगर हम इनमें से किसी में भी ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं। ये टास्क व्यू में मल्टी डेस्कटॉप का भी ऑप्शन दे दिया गया है, ये ऑप्शन भी मिलता है। तो एक तो इसका टास्क व्यू बटन का ये यूज हो गया। दूसरा यूज क्या होता है, आपके सिस्टम पर प्रेजेंटली जो एप्लीकेशन या फाइल्स या फोल्डर्स ओपन है, उनमें स्विच करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे ओपन सारे एप्लीकेशंस दिख जाएंगे, उनमें आप किसी पर भी क्लिक करके डायरेक्टली जा सकते हैं। ओके, तो बस ये होता है टास्क व्यू।
बटन जो कि काफी यूजफुल है, और हम लोग तो इसको लाइव क्लास के टाइम पे बहुत ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि हमें अलग अलग स्क्रीन यूज करनी पड़ती हैं। अब इसमें अगर आप कई अलग अलग एप्लीकेशंस ओपन है, सबसे पहला तो टास्क व्यू को ओपन करना चाहते हैं तो इसका शॉर्टकट की भी आपको याद रखना है, विंडो टैब यूज करते हैं। क्या यूज करेंगे? विंडो टैब। विंडो टैब की से आप टास्क व्यू, ये वाली विंडो ओपन कर सकते हैं। टास्क व्यू विंडो जो है उसको आप ओपन कर सकते हैं। ये हो गया टास्क व्यू। इसकी शॉर्टकट की इंपॉर्टेंट है, आप जरूर प्लीज याद रखिएगा। टू मिनिमाइज ऑल ओपन एप्लीकेशन, जैसे आप जितने भी एप्लीकेशन ओपन है प्रेजेंटली, जो एप्लीकेशन या फाइल्स या फोल्डर आपने ओपन कर रखे हैं, एक साथ सबको मिनिमाइज करना चाहते हैं तो आप विंडो डी शॉर्टकट की को यूज करिएगा। साथ साथ हम शॉर्टकट कीज भी बताते चल रहे हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में शॉर्टकट कीज भी पूछी जाएंगी, आएंगी। इसी वजह से जहां से जो शॉर्टकट की मुझे लगता है कि यहाँ पे बनता है या फिर यूज होता है, तो उसको भी हम साथ साथ स्क्रीन पर नोट्स में शेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, द सेंटर एरिया ऑफ द टास्क बार। ये सेंटर एरिया जो होता है जहां पे, ये तो हमारा हो गया टास्क व्यू बटन, ये टास्क व्यू बटन होता है। इसके बाद जो सेंटर एरिया है वहां पे आप अलग अलग एप्लीकेशंस के शॉर्टकट्स लगा सकते हैं। ये शॉर्टकट कहाँ से लगाएंगे, इसको प्रैक्टिकली देखिए। अगर आपको लगाना है तो आप सबसे पहले स्टार्ट मेन्यू पे चले जाइए। मान लीजिए हमें एमएस एक्सेल को लगाना है, तो राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, अनपिन फ्रॉम स्टार्ट, और ये पिन टू टास्क बार, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। पिन टू टास्क बार नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा जूम कर देते हैं, अब आपको दिख रहा होगा। पिन टू टास्क बार का एक ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करके हम अपने टास्क बार पे किसी भी एप्लीकेशन को पिन कर सकते हैं। और स्टार्ट मेन्यू पे अगर ये दिख रहा है तो यहाँ से चाहे तो स्टार्ट मेन्यू से अनपिन कर सकते हैं, हटा सकते हैं। और यहीं से हम चाहे तो इसे अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। जस्ट हमने क्या किया, स्टार्ट मेन्यू में जो एप्लीकेशंस आ रहे थे, ये एप्लीकेशंस हैं, इसमें हम उस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको ढेर सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। ये फीचर्स विंडोज 8 या 7 या विंडोज एक्सपी में नहीं हुआ करते थे। तो ये हमारा जो टास्क बार है इसका सेंटर ऑप्शन है, सेंटर पोर्शन है, सेंटर एरिया है, जहां पे ये चीजें आपको दिखती हैं। इसके बाद आते हैं, जो राइट हैंड साइड का पोर्शन होता है टास्क बार पे, उसको हम नोटिफिकेशन एरिया के नाम से जानते हैं। यहां से एक पॉपुलर क्वेश्चन है जो कि कई अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुका है, पूछा जाता है, कंप्यूटर सिस्टम में टाइम और डेट कहां पर दिखाई देता है? तो वहां पे कई सारे ऑप्शन रहते हैं, उसमें लिखा होता है स्टार्ट मेन्यू, टास्क बार, या कुछ और ऑप्शन दे देते हैं। और वहीं पर एक ऑप्शन रहता है नोटिफिकेशन एरिया। आमतौर पे लोग देखते हैं कि टास्क बार में आता है तो टास्क बार ऑप्शन टिक कर देते हैं, सेलेक्ट कर देते हैं, लगता है मैंने बिल्कुल सही किया। फिर बाद में क्या होता है, वो गलत हो जाता है, क्योंकि सही आंसर क्या है, ये टास्क बार के एक सेक्शन में दिखता है जिसका अलग से सेपरेट नाम दिया गया है। इसका नाम है नोटिफिकेशन एरिया। इसको किस नाम से जानते हैं? नोटिफिकेशन एरिया के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे देखिए पीपल्स का ऑप्शन दिखता है। पीपल्स का क्या ऑप्शन यहाँ पे क्यों दिखता है? जो आप अलग अलग मैसेंजर्स यूज करते हैं, या फिर अगर आपने आउटलुक एक्सप्रेस का इस्तेमाल किया हुआ है जिसमें आप ईमेल आईडीज या लोगों के कॉन्टेक्ट वगैरह रखते हैं, तो उनके कॉन्टेक्ट आप यहाँ से देख सकते हैं पीपल्स पे क्लिक करके। इस ऑप्शन पे कहाँ पे दिखता है? नोटिफिकेशन एरिया पे। प्लस यहाँ पे एक हाइड एंड शो का ऑप्शन भी एरो रहता है इस तरीके का, इस पे क्लिक करेंगे तो कुछ एप्लीकेशंस होते हैं जो ट्रे में दिखते हैं, तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे एक लिस्ट आ जाएगी। तो यहाँ से भी कुछ रनिंग एप्लीकेशंस दिखते हैं, इनको आप चाहें तो यहीं से टर्मिनेट कर सकते हैं या फिर इनका स्टेटस चेक कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे क्या दिखता है आपको, दिखेगा यहाँ पे नेटवर्क। नेटवर्क अगर आपने वाईफाई से कनेक्ट कर रखा है तो कुछ इस तरीके का जो सिंबल आता है वो दिखेगा। और अगर आपने लैन से कनेक्ट किया हुआ है, लोकल एरिया नेटवर्क मींस ईथरनेट केबल के माध्यम से कनेक्ट किया हुआ है, तो वहां पे एक छोटा सा कंप्यूटर दिखेगा इस जगह पे, नेटवर्क की जगह पे। अगर लैन से कनेक्टेड है तो कंप्यूटर का आइकन आएगा, और अगर वाईफाई से कनेक्टेड है तो वाईफाई का यहाँ पे सिंबल दिखता है। यहीं पे आपको ऑडियो मीन साउंड बढ़ाने, कम करने
प्लस साउंड से रिलेटेड सेटिंग का भी ऑप्शन, इस पे डबल क्लिक करेंगे तो साउंड सेटिंग ओपन हो जाएगा। जैसे हम अपने सिस्टम में अभी आपको करके दिखाते हैं। यहाँ पे मैंने साउंड पे डबल क्लिक किया, देखिए सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। इनमें जाके आप यहाँ से सेटिंग्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, साउंड आउटपुट जो है उसको आप चेंज कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी आपको नोटिफिकेशन एरिया में मिल जाता है। प्लस इसमें डेट एंड टाइम तो आता ही है, डिफॉल्ट डेट एंड टाइम आपको दिखेगा। और प्लस यहाँ पे एक एक्शन सेंटर होता है। यहाँ से एक एमसीक्यू क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है, क्योंकि ये सारी चीजें तो आप जानते हैं। हो सकता है पूछ लिया जाए कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में एक्शन सेंटर कहाँ पर होता है, या हमारे डेस्कटॉप पर एक्शन सेंटर कहाँ पर दिखाई देता है। तो ये आपके नोटिफिकेशन एरिया में आता है। अब इस एक्शन सेंटर का नाम, जैसे कि इसका नाम है एक्शन सेंटर, मतलब कुछ ना कुछ एक्शन करना होता है, वैसी जो चीजें होंगी आपको एक्शन सेंटर में दिखती हैं। होता क्या है बेसिकली, इसके अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन होती हैं, जैसे कोई अपडेट आया, कोई नोटिफिकेशन आया, या कोई एक्शन लेना है कि आपकी मेमोरी फुल हो रही है, उसको आप डिलीट करिए, इस टाइप के जो चीजें होती हैं जिसपे आपको कुछ ना कुछ अपना रिएक्शन देना है, एक्शन करना है, तो यहाँ पर दिखता है एक्शन सेंटर में। अब एक्शन सेंटर को भी आगे हम डिटेल में एक्सप्लोर कर लेंगे। जब आप एक्शन सेंटर पे क्लिक करते हैं तो कुछ ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी। चलिए हम अपने सिस्टम में आपको दिखाते चल रहे हैं कि एक्शन सेंटर पे क्लिक करने में आपको क्या दिखता है। तो यहाँ पे मैंने एक्शन सेंटर पे क्लिक किया, तो आप देखिए अभी ये हमें नोटिफिकेशन आया हुआ है, ठीक है। इसको क्लियर कर सकते हैं। अभी और कोई हमारे सिस्टम में किसी भी तरह का कोई इशू नहीं है, इस वजह से यहाँ पे कैलेंडर इसने दिखा दिया। अदरवाइज अगर कोई एक्शन रिक्वायर्ड होता तो वो भी यहाँ पे दिखता। बट विंडो 10 में आपको इस तरह के कुछ सेटिंग्स भी दिखते हैं। यहाँ पे सेटिंग्स दिखते हैं, जैसे कि आप यहीं से अपना वाईफाई ऑन या ऑफ कर सकते हैं, सिस्टम में कितना बैटरी है लैपटॉप में वो देख सकते हैं, ऑल सेटिंग्स पे जाना यहीं से जा सकते हैं। आप अपने लैपटॉप को एरोप्लेन मोड पे कर सकते हैं, ये फीचर पहले नहीं हुआ करता था, आज की डेट में है, जैसे हमारे मोबाइल फोन्स में होता है। आप इसमें टैबलेट मोड में भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो 10 है, इसको लैपटॉप, डेस्कटॉप और टैबलेट दोनों के लिए इनेबल कर दिया गया है। तो इसको हम टच अगर इनेबल करना है, या फिर हमें डेस्कटॉप मोड में अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को चेंज करना है, उसके लेआउट को चेंज करना है, तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस, आपको नाइट मोड में जाना है, प्रोजेक्टर की सेटिंग्स करनी है, तो ये ऑप्शन आपको दिख जाएंगे। कनेक्शंस का ऑप्शन मिल जाएगा, मोबाइल हॉटस्पॉट अगर आप अपने लैपटॉप को बनाना चाहते हैं, तो ये सारे ऑप्शन आपको कहाँ पे दिखते हैं, एक्शन सेंटर के अंदर दिखते हैं। और अगर कोई भी नोटिफिकेशन आया हुआ है तो ये भी आपको कहाँ दिखेगा, एक्शन सेंटर के अंदर दिखेगा। आपके सिस्टम से रिलेटेड अगर कोई भी इशू है तो उसका भी जो नोटिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ये हो गया एक्शन सेंटर, जो कि आपको नोटिफिकेशन एरिया पर मिलता है। इस पे क्लिक करके आप डायरेक्ट इस पे जा सकते हैं। चलिए अब आते हैं स्टार्ट मेन्यू। तो आज से हमने फाइनली विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया है। अब इनमें जो चीजें प्रैक्टिकली करने की जरूरत होगी, बताने की जरूरत होगी, उसको हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके बताएंगे, उन ऑप्शंस को दिखाएंगे कैसे कैसे क्या क्या करते हैं। बट अब देखिए यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू, स्टार्ट मेन्यू विंडोज की प्रेस करके आप स्टार्ट मेन्यू ला सकते हैं, कुछ ऐसा दिखता होगा आपको। इस तरीके का स्टार्ट मेन्यू आता है। इसमें दो चीजें आपको देखते हैं, एक तो ये हमारा टाइल सेक्शन रहता है, जो एप्लीकेशन है उसके टाइल दिखते हैं, थोड़ा सा बड़े आइकन दिखते हैं, ये इनको बोलते हैं लाइव टाइल्स। लाइव टाइल्स मतलब इसमें कुछ ऐसी भी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे वेदर फोरकास्टिंग का इंफॉर्मेशन, अगर आपका सिस्टम नेट से कनेक्टेड है तो यहाँ पे एक्चुअल में करंट आपका वेदर फोरकास्टिंग दिखेगा। या कुछ यहाँ पे न्यूज के भी टाइल्स रहते हैं, जो लाइव इस समय करंट न्यूज होगी वो भी आपको टाइल्स के फॉर्म में दिखती रहती है, जिनको हम लाइव टाइल सेक्शन बोलते हैं विंडोज 10 में। और यहाँ पे आपके एप्लीकेशंस की एक लिस्ट आती है, जो इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन होते हैं वो आपको यहाँ पर लिस्ट के फॉर्म में दिखेंगे। तो ये हमारा स्टार्ट मेन्यू हो गया। जब आप पहली बार क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको स्टार्ट मेन्यू ऐसा दिखता है। इसके बाद स्टार्ट मेन्यू में कुछ और भी चीजें होती हैं, जैसा कि अभी हमने दिखा है कि जो हमारी लिस्ट थी एप्लीकेशन की, जो आपको इस टाइप पे दिख रही होगी। चलिए यहाँ पे
ये तो हमारा विंडोज 11 है, तो इसमें लाइव टाइल्स हटा दिए गए। विंडो 10 में लाइव टाइल्स थे, बट यहाँ पे विंडो 11 में इसको हटा दिया क्योंकि लोगों ने कम पसंद किया और उतना यूजफुल नहीं था। दूसरा, हमारी स्क्रीन पूरी की पूरी फिल हो रही थी, इसकी वजह से लाइव टाइल्स को हटा दिया। अब जो हमारा लिस्ट एप्लीकेशन का लिस्ट आ रहा था राइट में, उसमें क्या था, जैसे यहाँ पे फीचर है राइट क्लिक करके इन ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन आप चूज करके जो भी एक्शन लेना है आप ले सकते हो। सेम वही चीज यहाँ पे जो हमारा इस वाली स्क्रीन पर देखिए, पहली वाली स्क्रीन पे जो लिस्ट यहाँ पर आ रही है, ये जो लिस्ट यहाँ पर आ रही, उसी का आगे एक स्नैपशॉट लिया है हमने और ये वाली स्क्रीन हो गई। यहाँ पे देखिए वही ऑप्शन दिख रहे हैं ना, अनपिन फ्रॉम स्टार्ट मेन्यू, मोर ऑप्शन होते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हो, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख जाती हैं किसी भी एप्लीकेशन पे अगर आप राइट क्लिक करेंगे। अगर लाइव टाइल सेक्शन में जाएंगे तो लाइव टाइल सेक्शन में जो टाइल्स आपको दिख रहे थे उनको आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अरेंज कर सकते हैं, कौन से किस ऑर्डर में कौन सा टाइल दिखना चाहिए। तो अगर वहां पे किसी टाइल पे क्लिक करते हैं, जैसे यहाँ पे पावर पॉइंट का आइकन दिख रहा था, लाइव टाइल दिख रहा था, इस पे क्लिक करते हैं तो अनपिन फ्रॉम स्टार्ट मेन्यू, यहां से भी उसमें से सारे ऑपरेशन कर सकते हैं जो इधर कर रहे थे इस सेक्शन में, लिस्ट वाले सेक्शन में, वही ऑपरेशन हम यहाँ से भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे रिसाइज का ऑप्शन दिया गया, क्योंकि अगर आप पिछली स्क्रीन पे आएंगे तो देखिए यहाँ पे इसका साइज इतना बड़ा है, ये वाला जो एप्लीकेशन है इसका साइज छोटा दिख रहा है और ये बहुत छोटे छोटे दिख रहे हैं। तो इसमें से अगर इसको हमें छोटा करना है तो हम क्या करेंगे, इसको रिसाइज कर देंगे। तो रिसाइज करने का भी ऑप्शन आता है, तो हमने यहाँ पे ये रिसाइज का ऑप्शन हो गया, आप रिसाइज कर सकते हो, अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। मोर में जाएंगे तो इनमें से जो ऑप्शंस हैं वो सारे के सारे ऑप्शंस वहां पे आपको दिखेंगे। प्लस यहाँ पे रिसेंट जो एप्लीकेशन ओपन किए हुए हैं, जिन एप्लीकेशन या फाइल्स को आपने रिसेंटली ओपन किया था, इस एप्लीकेशन का याद रखिए, जिस एप्लीकेशन पे राइट क्लिक करेंगे, जैसे हमने एक्सेल पे क्लिक किया तो हाल ही में जो आपने एक्सेल की फाइल्स ओपन की होंगी उनकी लिस्ट दिख जाएगी। ये बहुत ही यूजफुल फीचर था। अब आपने अगर एक्सेल यूज किया होगा पिछले कुछ दिन पहले और जितनी भी एक्सेल की फाइल्स आपने ओपन की होगी उसमें हाल ही में ओपन की गई फाइल्स की लिस्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगी। या आप जिस एप्लीकेशन को ओपन करना चाहते हैं, आपने वर्ड पे राइट क्लिक कर दिया तो वर्ड का आपको रिसेंट ओपन फाइल्स की लिस्ट यहाँ पे दिख जाएगी। आपने एप्लीकेशन ओपन नहीं किया है उसके बावजूद यहाँ पे जस्ट उस एप्लीकेशन पे राइट क्लिक करते ही उस एप्लीकेशन की रिसेंटली ओपन फाइल्स की प्रॉपर यहाँ पे लिस्ट दिखती है। तो ये हो गया कुछ स्टार्ट मेन्यू का। स्टार्ट मेन्यू में आपको कंट्रोल प्लस स्केप हमने बताया था शॉर्टकट की होती है स्टार्ट मेन्यू ओपन करने की, या फिर आप विंडो की यूज कर सकते हैं, सिंगल की यूज करनी है तो विंडो की यूज कर लेंगे। अदरवाइज दूसरी एक अल्टरनेट की होती है कंट्रोल प्लस स्केप, इसको भी यूज कर सकते हैं स्टार्ट मेन्यू को ओपन करने के लिए। ओवरऑल अभी तक सारी चीजें प्रॉपर समझ में आ रही हैं, प्लीज एक बार चैट में बताइए। प्लीज एक बार चैट में बताइए क्या प्रॉपर चीजें आपको समझ में आ रही हैं। अभी कुछ लोगों का कुछ रिक्वेस्ट भी आ रहा है। यस प्लीज बताइए क्या क्वेरी है आपकी। वकील कुमार गौतम, प्लीज आपका कोई भी क्वेरी है तो जल्दी से बताइए। ठीक है, प्लीज एक बार वॉइस चेक कर लीजिए सही से, वॉइस आ रही प्रॉपर आप सभी को। विंडोज सेटिंग, अब विंडोज सेटिंग एक ऐसा ऑप्शन है जहां से आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की सेटिंग्स को आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, उसमें बदलाव कर सकते हैं। तो इस तक पहुंचना है तो इसकी शॉर्टकट की भी आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। विंडोज प्लस आई,
विंडोज प्लस आई शॉर्टकट की यूज करके आप अपने सिस्टम की सेटिंग्स ओपन कर सकते हैं। जैसे हमने विंडोज प्लस आई अपने लैपटॉप पे प्रेस किया तो देखिए यहाँ पे सेटिंग ओपन हो गया। तो ये विंडोज 11 का सेटिंग सेक्शन है, तो उसका लेआउट डिफरेंट है, और विंडो 10 में आपको कुछ ऐसा दिखता है। सेटिंग ओपन करने के लिए विंडो प्लस आई शॉर्टकट की यूज करेंगे तो आपको यहाँ पे सेटिंग्स के सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। आपको सिस्टम सेटिंग्स मिल जाएगा, डिवाइस की सेटिंग्स है, फोन अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पे मिल जाती है, फोन की सेटिंग्स है, प्लस इसमें नेटवर्क और इंटरनेट की सेटिंग्स मिल जाएंगी। पर्सनलाइज, जिससे आप अपने डेस्कटॉप का बैकग्राउंड या थीम या कलर फॉन्ट टाइप वगैरह चेंज करते हैं पर्सनलाइज सेटिंग से। एप्स की सेटिंग्स मिल जाएंगी, मीन्स जो इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन है उनकी सेटिंग्स आपको मिल जाएंगी। यूजर अकाउंट्स में अगर पासवर्ड चेंज करना है, पासवर्ड डालना है, कोई नया यूजर क्रिएट करना है, किसी पुराने यूजर को डिलीट करना है, तो उसके लिए आपको इस ऑप्शन का इस्तेमाल करना होगा। इसमें आप टाइम एंड लैंग्वेज सेट कर सकते हैं, अपने सिस्टम की लैंग्वेज और टाइम सेट करना है तो आपको इस ऑप्शन में जाना है। गेम बॉक्स भी इसमें विंडो 10 में एक नया फीचर दे दिया, विंडो जी अगर आप इस प्रेस करते हैं, विंडो प्लस जी, तो एक गेम बार इनेबल हो जाएगा। और ये स्पेशली उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो गेम लवर्स हैं, बहुत ज्यादा गेम खेलते हैं, स्ट्रीमिंग वगैरह करते हैं लाइव, तो उनके लिए गेमिंग का भी ऑप्शन विंडो 10 में दे दिया गया, और इसको इनेबल करने के लिए विंडो प्लस जी शॉर्टकट की यूज करते हैं। प्लस यहाँ पे और भी बहुत सारी सेटिंग्स है, ये आगे भी हम देखेंगे। कोर्टेना की सेटिंग्स यहाँ पे करनी है तो वो कर सकते हैं। प्राइवेसी मीन सिक्योरिटी से रिलेटेड जो सेटिंग्स हैं वो यहाँ पे कर सकते हैं। सिक्योरिटी अपडेट या विंडो अपडेट आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये सेटिंग के ऑप्शंस हो गए। नेक्स्ट, सेटिंग का एक वो लेआउट आपने देखा है कि ये भी लेआउट होता है, ऐसा भी लेआउट है। तो इसमें आप सर्च बार में जब क्लिक करेंगे, यहाँ पे वैसे तो जनरल जो भी सेटिंग्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे आपको लिस्ट के फॉर्म में दिख रहे हैं। एक वो डिफरेंट व्यू था, ये डिफरेंट व्यू है। ऑप्शन वैसे ही आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे आप सर्च फाइंड सेटिंग ऑप्शन पे जाएंगे, टाइप कर देंगे और आपको वो सेटिंग यहाँ पे लिस्ट में दिख जाएगी, और जस्ट आप उस पर क्लिक करके उस सेटिंग तक पहुंच सकते हैं। तो ये एक तरह की सर्च सेटिंग सर्च के लिए ऑप्शन दिया गया है, किसी भी सेटिंग को आप सर्च कर सकते हो। और सेटिंग में जब आप ओपन कर लेते हैं चीजें, तो हमारा जो विंडो होता है उसके सेक्शंस होते हैं। जो सेटिंग विंडो आता है उसके सेक्शंस होते हैं। कौन कौन से सेक्शंस हैं? एक तो एक्टिव कैटेगरी। एक्टिव कैटेगरी कौन कौन से इस समय सेटिंग्स दिखाई पड़ रही है आपको, वो एक्टिव कैटेगरी हो जाएगी। यहाँ पे जैसे डिस्प्ले हो गया, नोटिफिकेशन एक्शन हो गया, पावर स्लीप हो गया, स्टोरेज है, टैबलेट मोड है, मल्टीटास्किंग है, प्रोजेक्टर की सेटिंग हो गया, ये सब क्या है? एक्टिव कैटेगरी जो इस समय प्रेजेंटली रन कर रहे हैं, जिनमें आप बदलाव करना चाहते हैं। फीचर विद इन द कैटेगरी, इसमें जो फीचर्स होते हैं ये कैटेगरी के फीचर्स हैं, बेसिकली उस कैटेगरी के फीचर्स हैं जो आपने सेलेक्ट किया। जैसे सिस्टम सेलेक्ट किया तो सिस्टम में ये कैटेगरीज है, ये आपको सेटिंग्स मिलेंगी सिस्टम कैटेगरी के अंदर। तो ये फीचर विद इन कैटेगरी। यहाँ पे आएंगे तो मल्टीटास्किंग पैन होता है। मींस जैसे आपने डिस्प्ले पर क्लिक किया, डिस्प्ले पर क्लिक किया तो आपको डिस्प्ले से रिलेटेड जो सेटिंग्स हैं वो यहाँ पर मिल जाएंगी। और सेम ऐसा ही विंडो 11 में भी यूज किया गया है। आपको हम दिखाते हैं। सेटिंग हमने ओपन कर लिया, ये सेटिंग ओपन किया। अगर हम नेटवर्क या इंटरनेट पे चले जाएंगे तो यहाँ पे आपको नेटवर्क इंटरनेट नेट की सेटिंग्स के बारे में सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। पर्सनलाइज में अगर चले जाते हैं तो यहाँ पे पर्सनलाइज से रिलेटेड सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो ये विंडो 10 से ही अडॉप्ट करके विंडो 10 में बस इसका थोड़ा सा लेआउट चेंज किया है, बस और कुछ नहीं किया है। इन्होंने सिर्फ क्या किया है, लेआउट को थोड़ा सा इनहेंस कर दिया, अट्रैक्टिव बना दिया है। तो ये सेटिंग के ऑप्शंस हो गए जो आप स्टार्ट मेन्यू से ओपन कर सकते हैं। तो बस ये यहीं तक आज की इस क्लास को रखते हैं, और जल्दी प्लान कर रहे हैं थोड़ा सा और भी आपको एक्स्ट्रा टाइम हम देने वाले हैं। जैसे कि हमने बताया था कि हफ्ते में 4 घंटे की क्लास होगी, 2 घंटे सैटरडे और 2 घंटे संडे। बट कई लोग और ये चाह रहे हैं कि थोड़ा सा उनको और एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए। तो अभी एग्जैक्ट टाइम तो नहीं बताते हैं किस टाइम पे हम क्लास करेंगे, बट हाँ आपके ग्रुप में हम अपडेट कर देंगे किस टाइम पे आपकी एक एक्स्ट्रा क्लास होगी। मतलब अब आपको हफ्ते में 3 दिन क्लास मिलेगी। सैटरडे संडे आपको 2-2 घंटे की क्लास मिल जाएगी, और एक जो एक्स्ट्रा डे हम रखेंगे वो मे भी थर्सडे होगा। अभी प्लान कर रहे हैं क्योंकि हमारे बहुत सारे अलग अलग लाइव बैचेस चल रहे हैं,
उनमें से कुछ अगर टाइम निकलता है तो हम अलग से करेंगे। वैसे निकालना ही है मुझे, हफ्ते में एक और दिन ऐड करना है, 1 घंटे की एक और क्लास होगी आपकी। तो ओवरऑल क्लास कैसी लगी प्लीज आप सब बताइएगा। मोस्टली लोग तो बोर होके जा चुके हैं। रमेश, शशि प्रकाश, दिव्या, वकील कुमार, प्लीज बताइए आज की क्लास कैसी लगी आप सबको। ये नोट्स जो है, जब हमारा एक सेक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जैसे कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जब हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे, तो इसकी कॉपी आपको अवेलेबल करा देंगे, आप डाउनलोड करके उसे प्रिंट आउट करा सकते हैं। वैसे इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो प्रिंट आउट कराएंगे, अननेसेसरी पेज का वेस्टेज होगा, चीजें आप समझ लीजिए, शॉर्ट में नोट्स कर लीजिए, वो बेस्ट रहेगा। बट फिर भी जब ये पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आपको हम इसकी कॉपी अलग से प्रोवाइड कर देंगे, आप उसे प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो ओवरऑल क्लास की आज की अगर रेटिंग करनी है कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, तो 5 में आप कितना रेट करना चाहेंगे? 5 में इस क्लास की रेटिंग आप क्या देना चाहेंगे? 5 में आउट ऑफ कितना आपको देना है रेटिंग, आज की क्लास का रेटिंग? और जब भी आपको क्लास में लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, प्लीज आप हमें सजेस्ट कीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड किया जाए। और ये हर एक बैच के साथ में, हर एक सब्जेक्ट के साथ में हम ये चाहते हैं कि हमें जो फीडबैक मिलता है, तो हर टीचर अपने हिसाब से बेस्ट करने की कोशिश करता है, बट कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो जिन पे वो फोकस नहीं कर पाता, या फिर उस पे वो चीजें कहीं उसको नहीं पता होती हैं। तो आप सभी का जब सजेशन मिलता है या फीडबैक मिलते हैं, तो उस चीज को भी हम इम्प्रूव करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम अगर 10 पाना चाहते हैं, तो उस तक पहुंचने की हमारी पूरी कोशिश रहती है, और इसमें आप सभी का जो फीडबैक है वो हमें हेल्प करता है कि हम बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड करें। वकील को आप प्लीज बताएंगे, आपने रेटिंग में जो रेटिंग की है उसके हिसाब से आपको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, जिससे आप पूरी की पूरी रेटिंग हमें दें? ऐसा क्या लगा आपको जिसकी वजह से आपने रेटिंग में थोड़ा सा कुछ डाउन किया है? तो प्लीज ये भी सजेस्ट करिएगा कि आखिर क्या इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। रमेश, बिल्कुल आप परेशान मत होइए, टाइम के लिए बिल्कुल परेशान मत होइए। जो कंटेंट हम प्रोवाइड करेंगे, विद इन टाइम आपको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, और बेस्ट तरीके से आपको चीजें प्रोवाइड करेंगे। चलिए ठीक है, तो इस क्लास को बस यहीं पे ओवर करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपके ग्रुप में अपडेट किया जाएगा कि नेक्स्ट क्लास कब है, किस टाइम पे है। टाइमिंग हमेशा हमारा यही रहेगा, 7:30। तो अभी आपकी सैटरडे संडे से पहले एक और क्लास होने वाली है। कब होगी, किस दिन होगी, किस टाइम पे होगी, आपके ग्रुप में मैसेज आ जाएगा, अपडेट कर देंगे। थैंक यू सो मच। वकील साहब, आप शायद लेट जुड़े होंगे, मैंने बताया तो है जो भी टॉपिक्स हम पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन बनता है, वो भी बताया कि भाई ये शॉर्टकट की वहां पे पूछी जा सकती है। बताया तो है जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं, आप उसमें शायद फोकस नहीं कर पा रहे होंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।